जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करूंगा आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं JFM। किस प्रकार से आप अगले 3 महीने में अपने लोन की या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट मात्र 10 से लेके 20% के अंदर बहुत ही आराम से और बहुत ही साधारण तरीके से। आप लोगों ने सुना होगा ना कि रिकवरी वालों से बहुत ज़्यादा बहस करनी पड़ती है, ऑफ़र निकालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वो सारी टेक्निक्स को हटाकर किस प्रकार से सिर्फ़ एक लेटर देके आप अपनी सेटलमेंट के लिए एक अच्छा ऑफ़र निकलवा सकते हो। अब ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर कहा भी था कि JFM आ चुका है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च स्टार्टिंग हो चुकी है इनकी और अभी लमसम जनवरी का आधा चला भी गया है, ठीक है? तो फरवरी और मार्च के अंदर आपके सेटलमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। लेकिन कुछ भाइयों को अभी भी बहुत सारे डाउट थे और बहुत सारा ये कहना था उनका कि सर कैसे क्या होगा और हमें क्या-क्या तरकीब अपनानी पड़ेगी। तो ज़्यादा बड़ा आज नहीं बनाऊँगा वीडियो, आज बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं। आप लोगों को सिंपल समझाना है कि रियल सेटलमेंट आखिर होती कैसे है। तो साथियों, जितने भी हमारे बैंक्स हैं या फिर जितनी भी एनबीएफसीज़ हैं, ठीक है? ये सारी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड रहती हैं, वरना इनके बहुत सारे फाइनेंसर रहते हैं। आरबीआई तो रहता ही रहता है फाइनेंसर, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंसर रहते हैं या फिर बहुत सारे इनके अगर प्राइवेट फाइनेंसर नहीं होंगे, मान लो कोई सरकारी बैंक से लोन चल रहा होगा, तो उसमें डिपॉजिटर्स होंगे, आप जैसे जिन्होंने अकाउंट खोल रखा होगा और उसके अंदर पैसे डाल रखे होंगे। तो साल का जो एंड रहता है, मतलब शुरुआत रहती है एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग मार्च, 31 मार्च। 31 मार्च से पहले-पहले सारे बैंकों और सारी ही एनबीएफसी को अपना जो भी डाटा रहता है, जो भी लीगल डाटा रहता है उनका, मतलब जैसे कितना एनपीए हुआ है, कितना राइट ऑफ हुआ है, कितने लोन की सेटलमेंट करी गई है, कितने लोन में प्रॉफिट चल रहा है और कितना हमारा बैंक या फिर एनबीएफसी लॉस में जा रहा है। ये पूरा डाटा उनको सबमिट करना पड़ता है हर एक बंदे जो कि उनके इन्वेस्टर रहते हैं, उनके फाइनेंसर एडवाइज़र जो भी रहता है, उन सबको वो पूरा डाटा देना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए किसी भी बैंक का एनपीए रेशियो या फिर राइट ऑफ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप लोग सोचेंगे कि कोई बैंक तब डूबता होगा या कोई एनबीएफसी तब डूबती होगी जब उसका एनपीए का रेशियो 50% हो जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर किसी भी बैंक का एनपीए का रेशियो 20% से ऊपर जाता है ना, तो वो बैंक दिवालिया होने की कगार पे आ जाता है। जी हाँ, आपको मैं इसके लाइव एग्ज़ाम्पल दूँगा। महाराष्ट्र में एक बैंक हुआ करता था, महाराष्ट्र एक कॉर्पोरेटिव बैंक, ठीक है? और एक बैंक था लक्ष्मी विलास बैंक और एक बैंक होगा, आप सबने उसकी बातें सुनी होंगी, येस बैंक, ठीक है? येस बैंक डूबा नहीं। येस बैंक क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसका एनपीए रेशियो 20 होने से पहले-पहले रुक गया था, लमसम। 20% उसका एनपीए रेशियो नहीं गया था और आरबीआई ने कुछ मदद कर दी थी। बट अभी भी वो उठ नहीं पाया सही तरीके से, आप लोगों को पता होगा तो। पहले कहाँ येस बैंक का शेयर बहुत बड़ा हुआ करता था। आई गेस 200-300 रुपए का तो होता ही होगा, ठीक है? अब शायद 20-30-40 रुपए का है। जहाँ तक मुझे पता है इतना, ठीक है? मैं इतना चेक नहीं करता। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर किसी भी बैंक का एनपीए का रेशियो या फिर किसी भी एनबीएफसी का एनपीए का रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बैंक या फिर एनबीएफसी इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? वो लोग जनवरी, फरवरी, मार्च इसको हम लोग बैंकिंग की दिवाली भी कह सकते हैं। 3 महीने इनकी दिवाली चलती है। अब इस दिवाली के अंदर होता क्या है, ये लोग जितने भी इनके एनपीए वाले लोन होते हैं, चाहे कोई अभी राइट ऑफ नहीं भी हुआ हो, ठीक है? छोटा लोन हो, बड़ा लोन हो, उनको इसे सेटल करना होता है। और ये जो एक बार जब कोई लोन अकाउंट सेटल हो जाता है ना, इनको प्रॉफ़िट कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? आप लोग तो बोलोगे मेरा तो 10 लाख का लोन था, मैं अगर मान लो 1 लाख में सेटल करता भी हूँ, तो बैंक को प्रॉफ़िट कैसे हो जाएगा? मैं बताता हूँ कि बैंक को प्रॉफ़िट कैसे हो जाएगा। आपने लोन ले लिया, ठीक है? मतलब लोन सेटलमेंट कर ली 10 लाख की 1 लाख रुपए में। तो अभी तक आपका लोन एनपीए हो रखा था, उसे लॉस में कंसीडर करा जा रहा था। जब आपके अकाउंट के द्वारा 1 लाख रुपए की पेमेंट बैंक को हुई, मतलब सेटलमेंट अमाउंट की, तो बैंक प्रॉफ़िट में चला गया। जी हाँ, तो बैंक के पास 1 लाख रुपए का कैश आ गया। अब वो बैंक उसमें से कुछ लीगल पे खर्चा करा होगा या फिर कुछ अपना रिकवरी पे खर्चा करा होगा और कुछ पैसे उन्हें आरबीआई को और फाइनेंसर्स को लौटाने भी पड़ते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए वो ये अमाउंट लेते हैं। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर जब ये लोग लोन एक तरीके से सेटल कर रहे हैं तो पूरा भी तो माफ़ कर सकते हैं। तो पूरा माफ़ करने की वजह ये होती है कि उन्हें जो खर्चा आप पे किया गया है,
लीगल पे या फिर किसी प्रकार से रिकवरी पे, ठीक है? या और जो आरबीआई इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज करता है, वो चीज़ें इनको देनी पड़ती हैं। वो उतना पैसा उनको देना पड़ता है बैक एंड पे। अब एक अच्छे सेटलमेंट ऑफर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? आपको रिकवरी वालों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी के द्वारा जो सेटलमेंट होती है, वो 90% फेक सेटलमेंट होती है। 90% ज़्यादातर फेक सेटलमेंट होती है। फेक सेटलमेंट लेटर इश्यू होते हैं, लोगों को पागल बनाया जाता है, उन पे पेमेंट करवा ली जाती है, उन पे ये बोल के कि भाई साहब आपका लेटर आ रहा है, एक ईएमआई पे कर दो, ये फलाना-ढिमकाना ड्रामा उनके द्वारा करा जाता है। सबसे रियल तरीका क्या है? आप एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनवाएँ, ठीक है? चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन हो, चाहे कोई एनबीएफसी का लोन क्यों ना हो, आप एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनाएँ, उसमें सारी डिटेल डालें, बैंक की एनबीएफसी की अपनी पूरी डिटेल वगैरह डालें, ठीक है? उसमें पूरा रीज़न दें कि आप सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और सेकेंडरी चीज़ है, उसमें कार्ड नंबर, लोन नंबर प्योर रहना चाहिए, और आप कितनी उसकी आउटस्टैंडिंग है और कितने में आप सेटलमेंट करना चाहते हो। अगर आप 10,000 रुपए में सेटल करना चाहते हो, तो आप उसमें 10% और 10,000 रुपए एक साथ में लिखें, समझ रहे हैं? ऐसा मत करें कि आप उसमें कुछ भी डाल दे रहे हैं कि मैं सेटलमेंट खाली करना चाहता हूँ। तो ऐसे तो वो कोई भी ऑफ़र दे देगा, 40% का ऑफ़र दे देगा, ऐसा नहीं है। आप उसपे 10% का ऑफ़र करिए, फिर उसको साइन करके स्पीड पोस्ट करवाइए और मेल करवाइए। आपके अगर लोन के ऊपर ऑफर चल रहा होगा सेटलमेंट का, तो आपको मेल के द्वारा ही या फिर पोस्ट के द्वारा ही सेटलमेंट लेटर भेज दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मैनेजर हो या फिर कोई बड़ा अथॉरिटी हो, जो कि रियल सेटलमेंट करवा सकता हो आपकी, उससे आपको कनेक्ट करवा दिया जाएगा बैंक के द्वारा। एक बार सेटलमेंट लेटर इश्यू हो जाता है, आप उसको वेरीफाई करवाएँ, उसका अच्छा खासा टाइम भी मिलता है वेरिफिकेशन के लिए। मतलब मेल से वेरीफाई करें, कस्टमर केयर से रिकॉर्डिंग करके वेरीफाई करवा लें, और उसके बाद उसपे पेमेंट कर सकते हो आराम से। और सेटलमेंट लेटर से पहले कोई पेमेंट नहीं करनी होती, पहली बात तो, ठीक है? पेमेंट करने के बाद आपको 7 से लेके 14 दिन के बीच में एनओसी और एनडीसी मिल जाएगा। बस बात खत्म है, आपकी सेटलमेंट हो गई है। जेएफएम में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है, मैं आप सभी पे कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी सेटलमेंट करना चाहता है, जिन-जिन का लोन एनपीए हो चुका है, आप सभी लोग सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर ज़रूर भेजें बैंक को, ठीक है? और अगर इसमें कोई मदद चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हम लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो शॉर्ट है, मुझे पता है, बट इतना ही है। अगर और कोई दिक्कत परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों को।